नमस्कार, देवभूमि स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों की। उत्तराखंड को अब सिर्फ देवभूमि नहीं बल्कि खेल भूमि बनाने की तैयारी जोरों पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि जल्द ही प्रदेश में स्पोर्ट्स लेगेसी प्लान लागू किया जाएगा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में एक बड़ा ऐलान किया, जहां पर एशियन कैंडिडेट कप के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को खेलों की धरती यानी कि खेल भूमि के रूप में विकसित करने के लिए सरकार स्पोर्ट्स लेगेसी प्लान लागू करने जा रही है। और इस योजना के तहत प्रदेश के 8 बड़े शहरों में कुल 23 स्पोर्ट्स एकेडमी बनाई जाएगी। और इन एकेडमियों में हर साल 900 इंटरनेशनल लेवल के एथलीट और साथ ही 1000 अन्य खिलाड़ी ट्रेनिंग लेंगे। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने आगे कहा है कि देश में पहली बार एशियन तलवारबाजी टूर्नामेंट की मेजबानी उत्तराखंड को मिली है, जो कि पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है। इसके साथ ही सरकार ने अब तक 517 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक स्टेडियम बनवाए हैं और 100 करोड़ रुपए से स्पोर्ट्स के भी सामान खरीदे गए हैं। और इसी का नतीजा है कि उत्तराखंड अब राष्ट्र ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन के लिए भी एक प्रमुख जगह बनता जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले वक्त में उत्तराखंड के खिलाड़ी न सिर्फ देश बल्कि दुनिया के मंच पर नाम रोशन करेंगे। और ये योजना युवाओं के भविष्य को नई दिशा देने के साथ साथ प्रदेश की नई पहचान बनेगी। का आयोजन निश्चित रूप से हमारे राज्य के अंदर खेल प्रतिभाओं को और खेल स्थान जो हमारे बने हुए हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा बना हुआ है, उन सभी को कहीं ना कहीं इससे प्रोत्साहन मिलेगा, आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। और इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से हमारे स्थानीय खिलाड़ियों को भी राज्य के अंदर आगे बढ़ने के अवसर भी मिलते हैं और उनके अंदर एक प्रेरणा भी मिलती है। और हल्द्वानी में एशियन फेंसिंग का एक कप होना निश्चित रूप से यहाँ के सभी हमारे कारोबारियों को, होटल व्यवसायियों को, पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वालों को, व्यापार वालों को, सभी प्रकार से उनके लिए भी एक बहुत बड़ा रोजगार का और उनके व्यापार का बड़ा माध्यम बनेगा। हमारा प्रयास होगा कि आने वाले समय में यहाँ पर अन्य प्रतियोगिताएं भी। और अब बात करते हैं हल्द्वानी की, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ISBT यानी कि इंटर स्टेट बस टर्मिनल बनाने का वादा दोहराया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काठगोदाम में आपदा प्रबंधक बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए हल्द्वानी वासियों को बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी में लंबे समय से लंबित ISBT का निर्माण जल्दी शुरू होने जा रहा है और इसकी राह में आ रही बाधाएं तेजी से दूर की जा रही हैं। साथ ही कैंची धाम जाने वाले मार्गों पर लगने वाले जाम को लेकर भी उन्होंने बाईपास को कमजोरियों को दूर करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश और संभावित आपदाओं को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के सर्किट हाउस में कुमाऊं मंडल की आपदा प्रबंधक समीक्षा बैठक की। और इस बैठक में उन्होंने जिलाधिकारी, पुलिस प्रशासन और आपदा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर बरसात के दौरान राहत और बचाव कार्यों की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए कि बरसात में नदियां और नालों का जलस्तर अचानक बढ़ने, भूस्खलन और सड़क अवरोध जैसी समस्याओं से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क और तत्पर रहे। धामी ने विशेष तौर पर स्वास्थ्य सेवाएं, संचार व्यवस्था और साथ ही परिवहन मार्गों को निर्बाध बनाए रखने पर जोर दिया है। उन्होंने अधिकारियों को संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त टीम तैनात करने और राहत सामग्री को पर्याप्त उपलब्ध सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि आपदा की स्थिति में प्रभावित लोगों को समय से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना और राहत सामग्री देना सरकार की पहली प्राथमिकता होगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ साथ जनता के सहभागिता भी जरूरी है। अधिकारियों ने मंडल के विभिन्न जिलों में बरसात और भूस्खलन से उत्पन्न हालातों की जानकारी दी। धामी ने कड़ा हिदायत देते हुए कहा है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी विभाग मिलकर काम करें। हल्द्वानी में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक के बाद से मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया है कि प्रभावित रणनीति और एकजुट प्रयासों से आपदा से बेहतर तरीके से निपटा जाएगा। आपदा में जो क्षति हुई है उस क्षति का जल्दी से जल्दी जो है
क्षतिपूर्ति की जाए और सभी विभाग युद्ध स्तर पर काम करें, इस पर एक्शन करें और जहां जरूरत है ग्राउंड जीरो पर जाएं, जीरो पर जाकर उसका रास्ता निकालें। और भारत सरकार की भी टीम आई थी, उसने भी आकलन किया है, सभी जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी बात रखी है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सभी आपदा में जो नुकसान हुआ है वो उसको ठीक किया जाए, पुनर्निर्माण किया जाए। लश्कर से खबर सामने आ रही है कि लंबे समय से हो रहे जलभराव के कारण गांव में बीमारियां तेजी से फैल रही है। खास तौर पर वायरल फीवर और टाइफाइड के केस बढ़ते ही जा रहे हैं, जिससे मरीज अब तेजी से सरकारी अस्पतालों की ओर रुख कर रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अभी तक लश्कर में डेंगू का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन खतरा लगातार बना हुआ है। बरसात के बाद जमा पानी के चलते मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे डेंगू फैलने की आशंका नजरअंदाज नहीं की जा सकता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में सभी जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए हैं और सभी स्वास्थ्य कर्मियों को अलर्ट मोड पर रहने की हिदायत दी गई है। विभाग द्वारा गांव-गांव जाकर लोगों को साफ सफाई रखने और डेंगू से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है, जिससे इतना तो साफ है कि प्रशासन बीमारी फैलाने से पहले ही सतर्कता लगातार बरत रहे हैं, ताकि कोई भी बड़ी मुसीबत आए। और ग्रामीणों से भी अपील की गई है कि साफ पानी इकट्ठा ना होने दें और अपने घरों के आसपास को सफाई बनाए रखें। और अब बरसात के इस मौसम में थोड़ी सी लापरवाही बड़ी परेशानी बन सकती है, इसीलिए जरूरी है कि स्वास्थ्य विभाग और आमजन दोनों मिलकर सतर्क रहें। 15 सितंबर की रात मसूरी में मूसलाधार बारिश और भूस्खलन ने शहर का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया, लेकिन राज्य सरकार और प्रशासन की तेज रफ्तार कार्रवाई से हालात अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। मसूरी और देहरादून को जोड़ने वाले ब्रिज अब अस्थायी रूप से दोपहिया और हल्के वाहनों के लिए खोल दिए गए हैं, जिससे जरूरी सामानों की आपूर्ति फिर से शुरू हो गई है। एसडीएम राहुल आनंद खुद मौके पर नजर बनाए हुए हैं और सड़क से मलबा हटाने, खाद्य आपूर्ति बहाल करने और जरूरतमंदों को राहत राशि पहुंचाने के निर्देश लगातार जारी कर रहे हैं। सरकार की तेजी से की गई कार्रवाई ने ये साबित कर दिया है कि अगर प्रशासन इच्छा शक्ति और समर्पण हो तो किसी भी आपदा से निकला जा सकता है। जी, 15 तारीख रात में जो क्लाउड बर्स्ट की घटना हुई, इससे मसूरी और देहरादून सभी क्षेत्रों में काफ़ी जो है तबाही हुई थी। तो सबसे पहले हमारा फोकस था कि मसूरी जो कट ऑफ हो गया था उसको देहरादून मेन लैंड से कनेक्ट करना है। तो उसमें हमने काफ़ी युद्ध स्तर पे सारे डिपार्टमेंट्स, पीडब्ल्यूडी वगैरह ने खास करके बहुत इफेक्टिव कार्य किया, जिसकी वजह से हम मसूरी का जो ट्रैफिक हम कल खोल पाए हैं लाइट व्हीकल्स के लिए। तो मसूरी में एसेंशियल जिसकी वजह से सारे टूरिस्ट पर्यटक फंसे हुए थे वो लोग चले गए, जितने भी हमारे एसेंशियल लोग जिनको जाना आना था, इवन एम्बुलेंसेज, तो वो सब अब सुचारू हो चुकी है, डॉक्टर्स वगैरह सब पहुंच गए हैं। इसके अलावा मसूरी में कई कट ऑफ होने की वजह से जो है दूध, सब्जी और जो है फ्यूल की दिक्कत हो गई थी। तो दूध सब्जी तो पहुंच गई है। इवन फ्यूल के लिए जो हमारा भारी वाहनों के लिए दूसरा मार्ग है, अल्टरनेट मार्ग ऋषिकेश, चंबा, धनौल्टी होते हुए, तो वो खुल गया है हेवी व्हीकल्स के लिए। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ सर, मेरे घर टूट गया, ऊपर से पूरा आके दब गए, सामान, राशन पानी, लत्ते, कपड़े उसी में है सर। कुछ भी नहीं निकाल पाए हम, ना कुछ बचा पाए और ना तो किसी ने, कोई हमारे पड़ोसी ने भी कोई नहीं आया कि मदद करने के लिए। बस हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमारा मदद करे, हमें हेल्प करे। हमारा थोड़ा बच्चों का, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा के उन इलाकों का दौरा किया जो हाल ही में भारी बारिश और भूस्खलन से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। इसके साथ ही पानी वाले बैंड और साथ ही कई क्षेत्रों का नुकसान भी फिलहाल इलाके ने झेला है। और इसी के चलते मंत्री जोशी ने स्थानीय लोगों से सीधी बात की और अधिकारियों को फौरन कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वो पीड़ितों के आंसू नहीं देख सकते और अफसरों की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। खासतौर पर झड़ी पानी ट्रैकिंग रूट की लेकर उन्होंने सुरक्षा सर्वे करने का आदेश भी दिया है, ताकि आने वाले खतरों को रोका जा सके। देहरादून मसूरी राष्ट्रीय मार्ग पर हुए नुकसान को देखते हुए लोक निर्माण विभाग को युद्ध स्तर पर मरम्मत का निर्देश भी दिया गया है। और अब तक मसूरी क्षेत्र में 300 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो चुका है, लेकिन मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि सरकार जमीन पर मौजूद है और राहत हर हाल में पहुंचेगी। उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इस समय सेवा का वक्त है, ना कि राजनीति का। ये फंड के लिए हम पूरी, देखिए फंड की कोई कमी नहीं होगी। हालांकि मेरे अकेले विधानसभा क्षेत्र में 300 करोड़ से अधिक का नुकसान हो गया और पूरे उत्तराखंड को 1200 करोड़ रुपए मिले।
धराली में, थराली में, चमोली में, पौड़ी में, बागेश्वर में, सहजधारा में। तो लेकिन मुझे पूरा भरोसा है जो मांग हम और करेंगे, प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है, हमारी मांग पूरी होगी कि मसूरी एक प्रमुख पर्यटक स्थल है, इसको सजाया संवारा जाएगा, इसकी सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा। विश्वास नरेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के वन और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने अपने क्षेत्र के आपदाग्रस्त गांव का उन्होंने दौरा किया और मंत्री ने अधिकारियों के साथ मिलकर नुकसान का जायजा लिया और वहां के लोगों से मुलाकात की। कई सालों से इन इलाकों के लिए विस्थापन की मांग कर रहे हैं क्योंकि बारिश के समय ये क्षेत्र आपदा की चपेट में आ जाता है। मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही ये यहाँ पे सर्वे भी कराया जाएगा और अगर रिपोर्ट में इस क्षेत्र में रहने लायक नहीं पाया गया तो सरकार विस्थापना की प्रक्रिया भी शुरू करेगी। साथ ही मंत्री ने मौके पर मौजूदा अधिकारियों को सड़क किनारे बंद पड़े नालों को खोलने के निर्देश भी दिए हैं ताकि जल भराव रोका जा सके। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए नरेंद्रनगर में 22 सितंबर से आयोजित होने वाले श्री कुजीपुर पर्यटन और साथ ही विकास मेले में स्थगित कर दिया गया है और इस अक्टूबर में कराने वाले निर्माण के लिए बात की गई। आपको बता दें कि मंत्री के साथ पूर्व पालिका अध्यक्ष, पूर्व ब्लॉक प्रमुख और अन्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे, जिससे अब इस दौरे से इलाके में राहत की उम्मीद फिलहाल बढ़ गई है। पौड़ी, आज चमोली में भी और छोटी घटनाएं हर जगह हुई है, तो इसी तरह इस क्षेत्र नरेंद्रनगर में भी गुजरात में भारी नुकसान हुआ और कल पूरे अधिकारियों के साथ मैंने भ्रमण किया था, तो वहाँ पर ज़्यादा कुछ लोगों का ये कहना है कि विस्थापित हो जाए, कि काफ़ी नुकसान भी हुआ है। तो मैंने निर्देश दिए हैं कि उसका जियोलॉजिकल सर्वे करा दिया जाए और सर्वे के बाद अगर रिपोर्ट ये आती है कि रहने लायक जगह नहीं है तो निश्चित रूप से उन्हें विस्थापित किया जाएगा। इसी तरह नरेंद्रनगर में भी आज पूरे अधिकारियों के साथ टीम के साथ जो भ्रमण करने के बाद जहाँ पर रहने लायक स्थिति नहीं होगी उन लोगों को निश्चित रूप से आपदा की हमारी जो पॉलिसी है उसके तहत उन्हें जमीन आवंटन की जाएगी ताकि वो उसी जगह रहकर अपना आवास बना सके। रुड़की में गरीबों का शोषण कर रहे फर्जी अस्पतालों के खिलाफ महानगर कांग्रेस कमेटी ने जोरदार विरोध जताया है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने आज ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक सेठ को ज्ञापन देकर ऐसा फर्जी अस्पतालों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग करते हुए कहा कि अगर 7 दिनों में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस धरना प्रदर्शन करेगी। बता दें यहां तक पहुंची है और साथ ही 6 दिन पहले ईदगाह चौक के पास भी स्थिति जीवनदीप नर्सिंग होम में जब स्थानीय पत्रकारों ने विवाद की रिपोर्टिंग की तो अस्पताल के स्टाफ ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और हमला करने की कोशिश की और इसके अलावा अस्पताल प्रबंधक पर बंधक बनाने के गलत और इलाज कराने के गंभीर आरोप भी लगाए हैं, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वहां पर छापा मारकर अस्पताल को फिलहाल सील कर दिया है। और अब गरीब मरीजों का शोषण करने वालों ऐसे फर्जी अस्पतालों के खिलाफ कांग्रेस ने कड़ा रुख अपनाया और प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग के साथ ही ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने जांच करके जल्द कदम उठाने के आश्वासन भी दिए हैं। मुझे एक बार जांच करते हुए मतलब सिचुएशन को देखते हुए अभी कितना भी सीज हुआ है उसमें भी चलने वाला है, उसको तो तुरंत सीज और बाकी कहाँ अवैध है उसके कंप्लीट इंक्वायरी करके उसके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई करना है वो हमें अपनाएंगे। मुझे एक बार जांच करते हुए मतलब सिचुएशन को देखते हुए अभी कितना भी सीज हुआ है उसमें भी चलने वाला है, उसको तो तुरंत सीज और बाकी कहाँ अवैध। उत्तरकाशी जनपद के धराली क्षेत्र में हाल ही में आई आपदा के कारण सड़क लगभग 1 महीने बंद रही, जिसके किसानों के सेब की फसल समय पर बाजार तक नहीं पहुंच पाई और उन्होंने भारी नुकसान भी उठाया है। और आज झाला ग्राम सभा के कोल्ड स्टोरेज परिषद में स्थानीय किसान, युवक और साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता एकत्रित हुए और सरकार से मांग की कि 2023-13 की तरह इस बार भी सेब को उचित दामों पर खरीदा जाए। इसके साथ ही 2013 के केदारनाथ आपदा के दौरान तत्कालीन सरकार ने सेब 30 रुपए प्रति किलो के भाव से खरीदे थे, जिससे किसानों को राहत मिली थी। और इस बार भी किसानों ने जल्द फैसला लेने की अपील की है, क्योंकि बाहरी व्यापारी मौके का गलत फायदा उठा रहे हैं और सेब को कम दाम पर खरीद रहे हैं। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो 21 सितंबर से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर झाला पुल के पास चक्का जाम किया जाएगा। और किसानों का कहना है कि सरकार जल्द कदम उठाए और उन्हें न्याय दिलाए, नहीं तो आंदोलन और तेज होगा। बहुत भयंकर आई थी और आज भी हम आपदाई में हैं, इसलिए है कि कनेक्टिविटी हमारी पूरी नहीं हो पा रही, ट्रांसपोर्ट सुचारू नहीं हो पा रहा है, हैवी व्हीकल्स हमारे नहीं चल पा रहे हैं
और बार बार जो है रोड बंद होती है। तो सेब एक ऐसी फसल है, कच्चा काम बोलते हैं जिसको, कच्चा काम है। तो हम ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन आज हमने दिया है यहाँ पे, और आगे हमने तय किया है कि जो है परसों जो है हम झाला ब्रिज के पास जो है उग्र आंदोलन करेंगे। आंदोलन ही बोलो उसको, एक चेतावनी है सरकार के लिए कि अगर आप हमारी बात को नहीं मानते हैं, आपने जो है हमें आश्वासन दिया है, अगर आप उस आश्वासन पे अमल नहीं करते हैं तो फिर हमें मजबूर होकर जो है ये धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, चक्का जाम करना पड़ेगा। अपनी बात को मनवाने के लिए जो है किसान किसी भी हद तक। हरिद्वार के मनसा देवी रोपवे पर देर रात संयुक्त मॉक ड्रिल का शानदार अभ्यास किया गया और इस अभ्यास में प्राकृतिक दृश्य के तहत जिला आपदा कंट्रोल रूम को सूचना भी मिली कि रोपवे पर कुछ श्रद्धालु फंस गए हैं। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ, आर्मी और साथ ही अथॉरिटी की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई और टीमों ने आपसी तालमेल और तेज रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए फंसे हुए सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। और इस मॉक ड्रिल से प्रशासन की आपदा प्रबंधक प्रणाली की तैयारियां और साथ ही रिस्पॉन्स क्षमता की प्रभावी जांच हुई है। और अब प्रशासन ने कहा है कि ऐसा अभ्यास भविष्य में किसी भी आपदा से निपटने में बेहतर मददगार साबित होगा। हरिद्वार आरटीओ दफ्तर में पारदर्शिता और ईमानदारी बनाए रखने के लिए आज बड़ा एक्शन लिया गया। आरटीओ निखिल शर्मा और नेहा झा ने दल बल के साथ अचानक से ही निरीक्षण किया और दफ्तर के बाहर चल रहे दलालों और निजी काउंटरों पर सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। और इसके अलावा दफ्तर के आसपास मौजूदा ढाबों, ठेलियों और वेंडिंग कारोबारियों के खाद्य सुरक्षा रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य किया और बिना रजिस्ट्रेशन काम करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। आरटीओ निखिल शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि अब दफ्तर के बाहर दलाल नजर आए तो उन्हें तुरंत उनसे निपटा जाए। उन्होंने आम जनता से भी अपील की है कि किसी बाहरी या फिर आउटसोर्सेस माध्यम से अपने काम ना कराएं, बल्कि सीधे विभागीय अधिकारियों से संपर्क करें ताकि काम पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से हो सके। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जनता को बेहतर और निष्पक्ष सेवा देना प्राथमिकता है और दलालों तक अवैध काउंटरों की किसी भी सूरत से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस कदम से आरटीओ दफ्तर में भ्रष्टाचार और दलाली पर अंकुश लगाने की उम्मीद है और जिससे कि आम जनता को सुविधाएं और सुरक्षा मिलेगी। भूमि स्पेशल में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, मैं रमेश ठाकुर। जल्द ही डेली 24 भारत पर होगा हाई अलर्ट।